हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के पार्ट नंबर 3 की। तो इसमें भी मैंने जो क्वेश्चन मेंशन किए हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति से कौन संदर्भित होता है? तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रपति जो होगा वो सर्वोच्च सेनापति से सुसज्जित होता है, संदर्भित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जनता पार्टी ने जब शासन किया था भारत पर, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। जब जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग है। भारत जनता पार्टी का ही नाम बाद में बीजेपी पड़ा था। तो जब जनता पार्टी पहली बार पावर में आई थी तो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जनता पार्टी के शासनकाल में नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च चीफ कमांडर कौन होता है? तो रक्षा मंत्री, सर्वोच्च सेनापति, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री, या तीनों सेवाओं में से वरिष्ठतम चीफ, या फिर राष्ट्रपति। तो इसका भी आंसर, जहाँ भी सर्वोच्च सेनापति या उसका कमांडर इन चीफ की बात आ जाती है तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रपति ही उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति ने अब तक, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार आपातकाल लगाया है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास सी, 3 बार। अब 3 बार कब लगा है? पहली बार तो 1962 में लगा था, जब हमारा चाइना से वॉर हुआ था, इंडिया और चाइना का। फिर 1971 में लगा था, जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था। और फिर 1975 में, ये बहुत सुर्खियों में रहता है 1975 वाला, तो जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो 1975 में उन्होंने आंतरिक एक्टिविटी के तहत आपातकाल घोषित किया था। तो 3 बार लगा है अभी तक। और वित्तीय आपातकाल अभी तक 1 बार भी नहीं लगा, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। वित्तीय आपातकाल अभी तक 1 बार भी नहीं लगा। तो 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकालीन स्थिति लागू की थी? तो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आंसर बताया था। तो 1975 में जो है, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने आंतरिक अव्यवस्था के कारण ही आपातकाल घोषित किया था। तो 1975 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जब राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है तो उस समय उनका जो आयोजन करता है या जो उसको ऑर्गेनाइज करता है वो कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति, या फिर भारत के निर्वाचन आयोग, या फिर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, या अटॉर्नी जनरल। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग ही, जब प्रेसिडेंट के निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, तो वो ही उसका आयोजन कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जो 143 आर्टिकल के तहत किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में भेज सकता है, मतलब हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो कौन भेज सकते हैं उसमें? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, या राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होंगे किसी भी मतलब मामले को उच्चतम न्यायालय में भेजने की पावर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो विदेशों को भेजे जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल होते हैं, तो उनका जो नामांकन करता है, जो उनका नॉमिनेट करता है, तो वो कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसदीय कार्य मंत्रालय जो होता है वो उनका नामांकन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है, मतलब उसका क्या है, ये जो उच्चतम न्यायालय उन दोनों की सुनवाई करता है, तो उसके लिए ये उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार है, या फिर पुनर्विवादिक अधिकार है, या परामर्शी अधिकार, या बहुमुखी अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो जब भी उन दोनों के बीच में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में विवाद होता है और उच्चतम न्यायालय उस पर सुनवाई करता है, तो ये उसका मौलिक अधिकार है कि उनके सुनवाई करे और एक अच्छा फैसला सुनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल हस्तांतरणीय, मतलब कि जो इलेक्शन होता है, कहने का पर्पज़ यही है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो एकल पद्धति द्वारा होते हैं। मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है, तो वो कितने विकल्प व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर 1 केवल 2 विकल्प, केवल 1 विकल्प, या भरे जाने वाले पदों में से कम 1 विकल्प, उतने विकल्प जितने चुनाव प्रत्याशी हैं। तो देखो, नॉर्मली जो इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के हो तो, या फिर जो ग्राम पंचायत के होते हैं, या फिर विधायक के, लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए के भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हमें अगर 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो उनमें से किसी एक को चुनना होता है जिसको हम चाहते हैं। लेकिन जब एकल पद्धति वाले इलेक्शन होते हैं तो उसमें अगर जो 4 मेंबर खड़े होते हैं तो उनको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो जैसे मान लिया अभी पिछली बार जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे, तो उनके जो उसमें खड़े थे वो मीरा कुमार खड़े थे। तो मीरा कुमार जो थे, मान लिया पहले प्लेस पर मैं चाहता हूँ कि रामनाथ कोविंद जी बने, और दूसरे प्लेस पर मैं चाहता था कि मीरा कुमार बने, तो मैं इन दोनों को प्रेफरेंस दूंगा कि पहले नंबर पर मैं चाहता हूँ कि रामनाथ जी बने और दूसरे नंबर पर मीरा कुमार बने। तो उसमें उतने विकल्प जितने चुनाव के प्रत्याशी हो, तो जितने उम्मीदवार होंगे उतने ही उनको विकल्प चुनने होते हैं। एकल पद्धति का ये सिस्टम होता है। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? तो कौन थे जो भारत के पहले अराजनीतिज्ञ प्रेसिडेंट थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो थे हमारे 11वें प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति कब घोषित कर सकता है? अब देखो, 3 अनुच्छेद हैं जो आपातकाल से संबंधित हैं, 352, 356 एंड 360। तो ये 3 है। तो ये 361 जो है, इसका संबंध आपातकाल से नहीं है। तो 352 जो होता है वो हमारा किससे होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, मतलब अगर कोई सैन्य विद्रोह होता है या फिर बाहर से आक्रमण की स्थिति बनती है, तब ये वाला आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352। और 356 लगता है हमारे पास जब किसी स्टेट की जो होती है कानून व्यवस्था मतलब सुसंचालन नहीं हो पाती, मतलब एक सही तरीके से फ्लो नहीं हो रही, सही तरीके से चलनशील नहीं है, तो उस टाइम पे जो आर्टिकल लगता है वो अनुच्छेद 356 एंड 360 लगता है हमारा वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि जो भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है और वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और 360 आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कब करता है और किस अनुच्छेद के तहत करता है? वो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 और 356 में जब लगता है, वो जब क्या बोलते हैं गवर्नर राज करता है किसी भी स्टेट पर, तो राज्य में राष्ट्रपति गवर्नर के सुझाव से राष्ट्रपति शासन लागू करता है, वो आर्टिकल 356 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत का राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी, मतलब नीलम संजीव रेड्डी जो थे, ये निर्विरोध चुने गए थे, मतलब इनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आते हों, पर इन क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। पर कभी भी जो है
भेड़ चाल में विश्वास नहीं रखना चाहिए। भेड़ चाल से मतलब ये है कि अगर मान लिया किसी वीडियो पे 1 मिलियन या 2 मिलियन व्यूज़ है, दैट मीन्स वो वीडियो बहुत कारगर सिद्ध होगी या बहुत अच्छी वीडियो होगी। कंटेंट मैटर करता है, ना कि उसके व्यूज़ मैटर करते हैं। अगर मान लिया मैंने 1 मिलियन वाली और 2 मिलियन वाली सारी वीडियोस देख ली और मेरे क्वेश्चन मिले जो 10 और 15 हज़ार व्यूज़ वाली है या 100-200 व्यूज़ वाली वीडियो है, उसमें क्वेश्चन मुझे अच्छे मिल रहे हैं, तो मुझे 100 और 200 व्यूज़ वाली वीडियो को फॉलो करना चाहिए, ना कि मुझे 1 और 2 मिलियन वाली व्यूज़ को फॉलो करना चाहिए। भेड़ चाल हमेशा सही नहीं होती, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये भी मुझे किसी एक यूट्यूब वीडियो वाले ने ही बताया था। स्टडी IQ नाम का एक चैनल है, आप सभी उसको विजिट करिए, मैं भी उसे रेगुलर फॉलो करता हूँ। तो कभी भी भेड़ चाल में विश्वास नहीं रखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि निर्विरोध जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर, मतलब जब मैं वही बात कर रहा हूँ, जब मैंने अभी आपातकाल वाली सारी बातें बताई थी, तो वो बता रहा था कि राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में कब राष्ट्रपति शासन लागू करता है, किस आर्टिकल के तहत, तो वो आर्टिकल होगा हमारे पास 356। मैंने 356 बताया था वहाँ पर भी, तो 356 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। जैसे अभी हाल ही में जब अभी महाराष्ट्र में कोई किसी भी जो पार्टी को थी वो मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया था 2-3 दिन के लिए। उसके बाद जैसे जैसे किसी भी पार्टी ने अपना गठबंधन करके बनाया, तो उद्धव ठाकरे जी ने वहाँ पर सरकार बना ली। तो ऑप्शन नंबर बी 356 और 352 मैं बता चुका हूँ, ये सैन्य विद्रोह या फिर बाहर से आक्रमण के टाइम पर, जैसे कि हमारे यहाँ पर 1962 और 1971 ये 2 आपातकाल जो लगे थे वो इसी आर्टिकल के तहत लगे थे, 352। और ये 356 तो यूपी हो चाहे MP हो चाहे फिर MH हो, मतलब कि महाराष्ट्र हो, कई बार हर एक स्टेट में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं। और 360 में बता चुका हूँ ये वित्तीय आपातकाल होता है, ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? तो रूस के नेता कौन थे जब इंडिया और रशिया के बीच में मैत्री समझौता हुआ था? तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लियोनिड ब्रेजनेव। नाम थोड़ा टिपिकल सा लग रहा है, तो लियोनिड ब्रेजनेव जो थे उस समय जब मैत्री समझौता हुआ था रशिया और इंडिया के बीच, तो लियोनिड ब्रेजनेव वहाँ के रूस के प्रधानमंत्री थे। अब भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? अब ये इनमें से कौन से थे कि जो उपराष्ट्रपति तो थे और उन्होंने राष्ट्रपति बनने की इच्छा में चुनाव लड़ा पर हार गए? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, भैरव सिंह शेखावत। ये नाम याद रखने वाली बात है। तो BB गिरी भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन भी प्रेसिडेंट रहे हैं, पर भैरव सिंह शेखावत सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट रहे, ना कि प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, इन दोनों की जो एज होती है वो 35 होती है मिनिमम कि ये चुनाव लड़ सकते हैं। पर बात आती है अगर प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर की 25 एज होनी चाहिए। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 ईयर एज होनी चाहिए, और राज्यसभा का काल जो होता है वो हमारे पास 6 ईयर का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है। और अभी तक जो है सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं राजीव गांधी। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, याद रखनी चाहिए। तो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो भी 25 ईयर के होंगे लोकसभा के, और जो राज्यसभा के होंगे वो 30 ईयर के। और अगर कोई गवर्नर अपॉइंट होता है तो उसकी मिनिमम एज होती है 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। जैसा कोरोना वायरस फैल रहा है उसी तरह इस वीडियो को भी फैला दो। कोरोना वायरस को रोकना है पर इस वीडियो को नहीं रोकना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कीप स्माइल ऑलवेज।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइब माई चैनल।